हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 6 त्रिभुज का उदाहरण 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 इसको हमने प्रूफ किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। प्रमेय 6.1 को थेल्स प्रमेय कहते हैं, उनको भी हमने प्रूफ किया था। आसान तरीके से हमने प्रूफ किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC होगा। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, चित्र इसमें दिया हुआ है। तो चित्र को सबसे पहले इसको समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तो उदाहरण में चित्र दिया हुआ है, ABC त्रिभुज है और DE एक रेखा है। तो उदाहरण में बोला जा रहा है कि यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB और AC को एक रेखा DE बिंदु पर भुजा AB और AD को प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब जो ये रेखा है ये AB भुजा को D बिंदु पर, AC भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। तथा भुजा BC के समांतर हो, भुजा BC के समांतर हो, कौन सा हो रेखा? DE भुजा BC के समांतर हो। ये प्रश्न में दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AD बट्टा AB बराबर है AE बट्टा AC। इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है, इस तरीके से लिखेंगे। तो सिद्ध करने में यहाँ पर देखा जाए इस प्रश्न में AD बट्टा AB, मतलब पहले जो ये त्रिभुज का AB भुजा है, AB भुजा का पहले अनुपात यहाँ पर AD लिया जा रहा है, मतलब आधा लिया जा रहा है, फिर पूरे को लिया जा रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे वाले भुजा AC का AE बट्टा AC, पहले आधे को लिया जा रहा है फिर पूरे को लिया जा रहा है। जब इस तरीके का प्रश्न आए कि हमें ये सिद्ध करना है, पहले आधे को लिया जाएगा फिर पूरे को लिया जाएगा, सेम तरीके से इधर साइड से भी है। अगर ऐसा हो तो उसको पहले यहाँ पर थेल्स प्रमेय का उपयोग करके हमें पहले थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है। तो थेल्स प्रमेय में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि DE समांतर है BC, ये हमारा दिया है। DE समांतर BC दिया है। तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर हमें प्रमेय पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रमेय को पूरा लिखोगे। प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर DE समांतर BC इस तरीके का, मतलब त्रिभुज में दो भुजा को एक रेखा DE अगर प्रतिच्छेद करे तो वो तीसरी भुजा के अगर समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजा को प्रतिच्छेद करे और वो तीसरी भुजा के समांतर हो तो उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय 6.1 के अनुसार है। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ये हमारा प्रमेय 6.1 से आया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसको देखेंगे। AD बट्टा AB, इसमें AD बट्टा DB है, नीचे क्या है, DB है। तो सिद्ध में यहाँ पर AD हमें चाहिए। तो सिद्ध में जब पूरे को आधे को लिया जाएगा फिर पूरे को लिया जाएगा, अगर इस तरीके का आए तो सिद्ध में हमें AD चाहिए। इसमें AD है तो इस AD को हमें हर में लाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर यहाँ पर DB अपॉन AD, DB ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पर EC अपॉन AE हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों AD और AE दोनों हमें चाहिए, जिसको हमें हर में लाना होगा।
व्युत्क्रम कर दिया है। अब व्युत्क्रम करने के बाद क्या करना है, दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और एक जोड़ने पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो डी बी बट्टा ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर ए डी आ जाएगा, डी बी प्लस ए डी इक्वल टू ई सी, यहाँ पर भी ए ई एलसीएम हो जाएगा तो ए ई एक के साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए ई। अब चित्र में देखेंगे कि डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी हमारा क्या है, डी बी प्लस ए डी, ये पूरा बन रहा है, ए बी बन रहा है। डी बी प्लस डी बी या बी डी बात एक ही है, डी बी प्लस ए डी ये पूरा बन रहा है ए बी। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, ए बी और अपॉन में ए डी है इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, ये पूरा क्या है, ए सी। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए सी बट्टा ए ई। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया था, व्युत्क्रम किया था, फिर यहाँ पर हमें क्या करना होता है, व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करेंगे तो ए डी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा, ए ई ऊपर आ जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा। तो व्युत्क्रम करने के बाद हमें ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, जो कि हमें सिद्ध करना था, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। तो इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। जब इस तरीके का आए कि हमें जो दो भुजाओं का जो अनुपात है ए डी और ए बी, मतलब पहले आधे को लिया जाएगा फिर पूरे को लिया जाएगा, पहले आधे को लिया जाएगा फिर पूरे को लिया जाएगा। अगर इस तरीके का आए तो इसमें हमें इसको सॉल्व करने का एक यहाँ पर स्टेप है, उसको हमें फॉलो करना होता है। और प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है कि तीसरी भुजा बी सी डी ई के समांतर है। जब तीसरी भुजा बी सी डी ई के समांतर है तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। तो ये हमने प्रमेय 6.1 से हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर प्रमेय 6.1 के बाद जो आएगा उसको सबसे पहले व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के बाद एक जोड़ देंगे दोनों और, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। एलसीएम में एडी लेंगे तो एडी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडी बी ई प्लस एडी, यहाँ पर भी सेम ए ई एलसीएम ले लेंगे तो ई सी प्लस ए ई बट्टा ई डी ए ई। चित्र में देखेंगे तो ये ए बी के इक्वल है, इसको भी देखेंगे तो ये ए सी के इक्वल है। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब पहले यहाँ पे व्युत्क्रम किया था तो यहाँ पर लास्ट में भी हमें क्या करना होगा, व्युत्क्रम करेंगे। तो ए डी बट्टा ए बी इक्वल टू ए ई बट्टा ए सी, जिसको हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। असमांतर भुजा ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। आकृति में यहाँ पर दिया हुआ है, दर्शाइए कि ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी। इसको हमें क्या करना है, दर्शाना है। ए ई बट्टा ई डी और बी एफ बट्टा एफ सी, इसको हमें क्या करना है, अनुपातों को बराबर करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसी चित्र को हम समझते हैं। उदाहरण 2 में समलंब ए बी सी डी दिया हुआ है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। ए बी डी सी के समांतर है, यहाँ पर ए बी डी सी के समांतर है। और एक चीज दिया हुआ है ई एफ समांतर ए बी ई एफ, और इसमें दिया है कि ई एफ के समांतर बी सी है। ई एफ के समांतर बी सी है, ई एफ के समांतर बी सी है और ए बी के समांतर डी सी है। ये प्रश्न में दिया हुआ है दो चीज़ें। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी किसके समांतर है, डी सी के समांतर है, फिर ए बी ई एफ के समांतर है। तो ए बी यहाँ पर दोनों, यहाँ पर जो समांतर लाइन है ये दोनों समांतर लाइन के समांतर हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर जो तीनों लाइन है ए बी ई एफ डी सी, यह क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर है ई एफ के और यहाँ पर समांतर हो जाएगा डी सी के। यहाँ पर तीनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो जाएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ई बट्टा ई डी और बी एफ बट्टा एफ सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से ई को हम मिलाएंगे, ए से ई को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए रचना में हम लिखेंगे कि ए से सी को मिलाया, जो ई एफ को यहाँ पर बिंदु एम, ई एफ को एम बिंदु पर काटती है या तो प्रतिच्छेद करती है। ए को सी से मिलाया, जो कि ई एफ लाइन को, ई एफ जो रेखा है, ई एफ रेखा को एम बिंदु पर कट करती है। इतना हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए डी सी एक हमारा त्रिभुज बन गया है। इस लाइन को हमने जब खींचा है तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है। दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्या बना है, ए बी सी हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया है। तो इन दोनों त्रिभुज के मदद से हम अनुपातों को निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सी समांतर है ई एफ के। यहाँ पर लिखेंगे कि डी सी समांतर है ई एम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी सी समांतर है ई एफ के। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन है, ये पूरी लाइन एक दूसरे के समांतर है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी सी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ई एफ है। बीच में एक अगर बिंदु आ जाए एम, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि डी सी ई एम के समांतर है, क्योंकि ये पूरी समांतर लाइन है। ऐसा नहीं है कि ये बिंदु अगर हम ई एम को लिया जाए तो ये ई एम रेखा डी सी के समांतर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन ही डी सी के समांतर है। तो डी सी समांतर किसके हो जाएगा, ई एम के हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि डी सी समांतर है ई एम के, डी सी समांतर है ई एम के, क्योंकि डी सी किसके समांतर है, डी एफ के समांतर है। ये हमने यहाँ पर रीजन लिखा है। जब ये समांतर है त्रिभुज ए डी सी में, जब दोनों रेखा समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से या तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हमें प्रमेय को पूरा लिखना है। आपको यहाँ पर प्रमेय पूरा लिखना है, जो कि बुक में है, बुक से आप देख के लिख सकते हैं। तो प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दो भुजाएं समांतर हैं, डी सी और ई एम समांतर है, तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा ए एम बट्टा एम सी। तो इसको हम लिखेंगे कि ए ई बट्टा ई डी बराबर है ए एम बट्टा एम सी, जो कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। तो ए बी एम एफ के भी तो समांतर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि ए बी समांतर है एम एफ के। सेम यहाँ पर वही है, ये हमारा है ए बी और ये है हमारा ई एफ।
ए बी ई एफ के समांतर है तो माना कि ये एक एम बिंदु है, तो ए बी एम एफ के भी समांतर हो जाएगा क्योंकि ये पूरी लाइन ही हमारा समांतर है। तो यहाँ पर ए बी एम एफ के समांतर है क्योंकि यहाँ पर ए बी किसके समांतर है, ए बी ई एफ के समांतर है, ए बी ई एफ के समांतर है, तो ये समांतर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी प्रमेय 6.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए एम बट्टा एम सी बराबर है बी एफ बट्टा एफ सी। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर ए एम बट्टा एम सी इक्वल टू बी एफ बट्टा एफ सी। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले हमने त्रिभुज को, ये सीधा तरीका है, तो ए ई बट्टा ई डी ए एम बट्टा एम सी लिया है, इस तरीके से अनुपात लिया है। अब ये त्रिभुज क्या है, हमारा उल्टा है, तो इस तरीके से भी हम अनुपात ले सकते हैं, ना कि हमें सी एफ बट्टा एफ बी और सी एम बट्टा एम ए इस तरीके से लिखें। जैसा हमारा त्रिभुज है उल्टा, तो इस तरीके से भी हम अनुपात लिख सकते हैं। तो ए एम बट्टा एम सी और बी एफ बट्टा एफ सी। अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर ए एम बट्टा एम सी, ए एम बट्टा एम सी दोनों में है। तो यहाँ पर जब ए एम बट्टा एम सी दोनों इक्वल है तो ए एम बट्टा एम सी का मान क्या है, बी एफ बट्टा एफ सी। तो ये आपस में बराबर है, ए एम बट्टा एम सी बराबर है बी एफ बट्टा एफ सी, ये आपस में बराबर है। तो ए एम बट्टा एम सी के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये चीज़ रखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसके जगह पे हम इसको रख देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए ई बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी। ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब चित्र में देखेंगे कि ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी बराबर है बी एफ बट्टा एफ सी, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में एक की पॉइंट है, यहाँ पर हमें क्या करना है, जब इस तरीके से समलंब दिया हुआ हो तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 ये त्रिभुज में ही यूज होता है। जो प्रमेय 6.1 है थेल्स प्रमेय, ये हमारा त्रिभुज में ही यूज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि या तो बी और डी को मिला देंगे या तो ए और सी को मिला देंगे। जब इसको मिलाया जाएगा तो ये एक त्रिभुज के रूप में हो जाएगा, दो त्रिभुज के रूप में हो जाएगा, दो त्रिभुज के रूप में हो जाएगा। फिर उसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय लगाने का एक पर्पस है कि जब एक त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समांतर हैं, जब एक त्रिभुज में मतलब दो भुजाओं में एक रेखा इस तरीके से अगर प्रतिच्छेद करे, मतलब कट करे ई और एम बिंदु पर, अगर कट करे और ये जो रेखा है ई एम रेखा, ये तीसरी भुजा के अगर समांतर हो, मतलब त्रिभुज में अगर दिया हुआ है कि ई एम समांतर है डी सी के, अगर समांतर हो तो प्रमेय 6.1 से इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। अगर एक चीज दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं हमारा समांतर है, जो कि ये जो ई एम जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को कट करते हो, तो यहाँ पर प्रमेय 6.1 का हम यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रमेय 6.1 को कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी हमें पता चलेगा। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3 को करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला जा रहा है कि आकृति 6.16 में पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसमें चित्र दिया हुआ है, ये हमारा चित्र दिया हुआ है, तो इसको समझते हैं। तो प्रश्न में दिया है, त्रिभुज दिया हुआ है प्रश्न में, इसमें दिया है कि पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है।
और इसमें कोण दिया हुआ है कि पी एस टी बराबर है पी आर क्यू, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। पी एस टी कोण पी आर क्यू के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। कोई भी दो भुजा यहाँ पर बराबर अगर हम सिद्ध कर चुके, अगर हम सिद्ध कर ले कि दो भुजा बराबर हैं, किसी भी तरीके से अगर हम सिद्ध कर ले कि दो भुजा बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसके लिए यहाँ पर अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो किसी भी तरीके से दो भुजा हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उसी को लेते हुए हमें सॉल्व करते हुए समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो इसमें दिया है कि पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर। भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। जब अनुपात बराबर है तो प्रमेय यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये हमारे पास दिया है। तो प्रमेय 6.2 से यहाँ पर प्रमेय 6.2 आपको पूरा लिखना है। तो प्रमेय 6.2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर तीसरी भुजा क्यू आर है वो समांतर हो जाएगा एस टी के। तो क्यू आर समांतर हो जाएगा एस टी के, ये प्रमेय 6.2 के अनुसार है। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या है, प्रमेय 6.2 में क्या बोला जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में अगर बराबर है तो वह तीसरे भुजा के समांतर है, इस तरीके का है। इसमें त्रिभुज प्रमेय 6.2 में बोला जाता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। एक रेखा यहाँ पर एस टी है, त्रिभुज के दो भुजा पी क्यू और पी आर है। पी क्यू और पी आर को अगर पी क्यू और पी आर को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर विभाजित करें, मतलब पी एस बट्टा एस क्यू पी टी बट्टा टी आर, अगर ये बराबर हैं, अनुपात अगर बराबर हैं, अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर है। तीसरी भुजा यहाँ पर क्यू आर है। क्यू आर किसके समांतर हो जाएगा, रेखा के समांतर है जो कि एस टी है। तो क्यू आर समांतर हो जाएगा एस टी, जो कि प्रमेय 6.2 के अनुसार। जब ये 6.2 के अनुसार यहाँ पर ये समांतर हो जाएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। अगर ये दो लाइन अगर समांतर है, L1 माना L2 माना, दो लाइन है समांतर है। एक तिर्यक रेखा अगर इस तरीके से माना कि ये एन रेखा है, एन रेखा अगर इस तरीके से कट करे तो इसमें बनने वाला जो ये कोण है, ये वाला कोण मतलब तिर्यक रेखा है, दो लाइन समांतर लाइन है, तो उसके ऊपर इधर साइड बनने वाला जो कोण होता है वो संगत कोण होता है। ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। सेम इधर साइड भी ये तिर्यक रेखा है M, L1 और L2 समांतर रेखा है, तो ऊपर जो बनने वाला जो ये कोण है ये क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। क्यों बराबर क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है और ये 3 है और ये 4 है, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये हमारा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से बनने वाला जो कोण है आपस में बराबर होता है क्योंकि ये संगत कोण है। तो इसमें हम देखेंगे चित्र में कि दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है यहाँ पर पी क्यू या एस क्यू, ये एक तिर्यक रेखा है। सेम इधर साइड भी है, पी आर यहाँ पर तिर्यक रेखा है, क्यू आर और एस टी समांतर रेखा है। तो ये जो एस में जो कोण बन रहा है ये वाला कोण क्यू कोण के बराबर है और टी कोण आर कोण के बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। यहाँ पर पी एस टी
PST S कोण, PQR R कोण आपस में बराबर है क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होता है। सेम इधर साइड भी लिखते हैं, PTS कोण बराबर हो जाएगा PRQ के। ये भी हमारा क्या है, संगत कोण। तो संगत कोण क्या हो जाएगा, दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि PST बराबर है PRQ के। PRQ के बराबर है, PRQ के बराबर है। ये माना कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर PST किसके बराबर है, PQR के बराबर है, और यहाँ पर PST किसके बराबर है, PQR के बराबर है। तो दोनों साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण PRQ बराबर हो जाएगा कोण PQR के। तो इसको अगर चित्र में देखा जाए तो यहाँ पर कोण PRQ ये वाला कोण बराबर है PQR के। PQR मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है। ये भी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है, त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, तो इनके सम्मुख भुजा मतलब सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग क्या है, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर आपस में, दो कोण अगर आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा, ये वाला कोण है, इसके सम्मुख भुजा AB है और इस कोण के सम्मुख भुजा AC, तो AB बराबर हो जाएगा AC के। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ पर दो कोण आपस में बराबर हैं, PRQ बराबर है PQR के। तो PRQ यहाँ पर कहाँ है, त्रिभुज PRQ मतलब R कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है, PQ। तो यहाँ पर हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा PQR मतलब Q कोण के सामने वाला भुजा कौन सा है, PR। तो यहाँ पर आ जाएगा PR। तो PQ बराबर हो जाएगा PR के। जब दो भुजाएं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर बराबर हैं, दो भुजाएं यहाँ पर PQ बराबर है PR के, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज है PQR ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है PQ बराबर PR, दो भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख, दो भुजा बराबर है तो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज है PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्नों को हमें अच्छे से समझना होगा जैसे कि हमने समझाया है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 से रिलेटेड है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।